वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं। ये बहुत ही आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि अदर स्टेट के एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का हम रिप्लाई विथ प्रूफ देंगे और साथ ही हम बताएंगे कि क्यों एलिजिबल है या नहीं है। तो आप पूरी वीडियो देखिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो का अपडेट पता चलता रहे। साथ ही आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आई है और जिसमें 3,453 पोस्ट हैं और जिसमें हमारे चैनल पर ऑलरेडी इस टॉपिक में एक सिस्टमेटिक वे में प्लेलिस्ट पे 52 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और हर टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल वे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अबाउट मी, जैसे कि माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और उसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के प्रिपरेशन सीरियस वे में कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज अगर चाहिए तो आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसमें सब इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी और हमारा कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और हमारा कोड है ING50 और 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 499 रुपीज़ में परीक्षा ऐप पे आपको मिल जाएगी हमारा कोड यूज करते ही। उसके बाद तो आइए समझते हैं कि क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं। उससे पहले हम आपको 1 मिनट का पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो पॉलिटी क्या होता है, जैसे कि आपको संविधान जब बना था तो संविधान में 395 आर्टिकल थे। उसके बाद जैसे कि कल यानी 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को किसकी जयंती है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और वो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो संविधान के निर्माण में जो कि 395 आर्टिकल उस समय बने थे, इस समय आर्टिकल ज़्यादा हैं। तो आर्टिकल जो कि हमारे संविधान में 12 से 35 नंबर के जो आर्टिकल हैं वो क्या है, तो वो फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट जो कि गारंटी राइट होती है। अगर आपको इसका एवोल्यूशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। तो जैसे कि उसमें आर्टिकल जो कि 12 से 35 के बीच में आर्टिकल 16 आता है। तो आर्टिकल 16 क्या है, तो आर्टिकल 16 को समझते हैं। जैसे कि आर्टिकल सम अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल सिटीजन एंड इंडिया वाइल अनाउंसिंग द गवर्नमेंट जॉब फॉर पब्लिक सर्विस शुड नॉट बी सेपरेट इन रिलीजियस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। मतलब if the government job is related to particular religious then the job should be given the religious member only। इन दोनों सेंटेंसों का मतलब हम हिंदी में समझाते हैं। जैसे कि इंडिया जो कि यूनियन ऑफ स्टेट नाम से जाना जाता है, यानी संघों का राज्य होता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है, तो इंडिया वाइल जो अनाउंस द गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब इंडिया में आती है तो किसी को भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। किसके बेसिस पर, उसके रिलीजियस के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, उसके लिंग के बेसिस पे या उसके बर्थ प्लेस पर। जैसे कि भारत देश में आप कहीं भी जॉब के लिए आपको सेपरेट और पार्शियलिटी नहीं की जा सकती। ये इंडिया का आर्टिकल 16 जो कि हमें फंडामेंटल राइट देता है। इसके बाद अगर कोई भी राज्य या स्टेट अगर इसको एवोल्यूशन करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके खिलाफ में सुप्रीम आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि झारखंड राज्य कुछ समय पहले अपने नागरिकों के लिए स्पेशल स्टेटस दिया, लेकिन जब दूसरे स्टेट वालों ने कंप्लेन किया तो वहाँ पे वो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म हो गया। उसी तरह मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आई है। कुछ लोगों का कहना है ये है कि इसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो अदर स्टेट वालों को, अगर अदर स्टेट का क्या है, यानी बर्थ प्लेस। सपोज कीजिए कि एमपी में वैकेंसी आई अदर स्टेट इन द टर्म कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, तो नहीं। कैसे, जैसे कि यूपी में वैकेंसी आई टीचर, जैसे कि यूपी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई, तो जिसमें मध्य प्रदेश के यूथ भी फार्म अप्लाई किए हैं। इसमें 281 वैकेंसी थी, जिसका पेपर कब था, तो 17 अप्रैल को था, लेकिन वो अब कब पोस्टपोन हो गया, 29 मई को। उसके अलावा जैसे एमपी के स्टूडेंट जाते हैं कहाँ पे पेपर देने, तो राजस्थान में जाते हैं, राजस्थान जेई का देने जाते हैं। उसके बाद झारखंड जेई का देने जाते हैं। अगर यही प्रोसेस अगर हर स्टेट अप्लाई कर दे तो वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते। तो एमपी के स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं होते। तो मतलब क्या हुआ, इससे समझ में आया कि कोई भी स्टेट का दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम दे सकता है। इसके लिए कोई भी बैरियर नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में
इंडिया एक है और उसमें सब। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। जैसे कि रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन की क्राइटेरिया हो सकती है कि जनरल, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी आपको रिजर्वेशन की क्राइटेरिया सिर्फ जनरल में ही मिलेगी। उसके अलावा आप हर स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में नहीं था 370 धारा के पहले, तो 370 धारा हटने के बाद सभी लोग वहाँ भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो गए। तो यानी आप किसी भी स्टेट में जॉब कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 16 आपको फंडामेंटल राइट देता है। अगर कोई भी स्टेट अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 से आप रिट दायर कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट आपको एक्शन ले सकती है। उसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप रिट दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2 आर्टिकल जो कि आपको फंडामेंटल राइट देते हैं किसी भी स्टेट की जॉब की वैकेंसी लेने के लिए। अगर सपोज कीजिए कि अगर ऐसा प्रोसेस होता तो दूसरे स्टेट वाले कैसे दूसरे स्टेट में जॉब नहीं पा पाते। जैसे कि मध्य प्रदेश का युवा कभी यूपी के एग्ज़ाम को यूपी टेट नहीं दे पाता, क्योंकि यूपी वाले भी तो मूर्ख नहीं है ना, जो कि यहाँ पे आपको एलिजिबल कर देते। अगर एमपी बैन करे तो सेम प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, यूपी भी बैन कर सकता है। इस तरह से सब स्टेट आपस में बैन कर सकते हैं। तो इस तरह से संविधान में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा जैसे कुछ स्टेट अगर बैरियर लगाते भी हैं, तो जैसे कि मान लीजिए गुजरात है, तो गुजरात क्या करता है, तो गुजरात गुजराती भाषा दे देता है, जिससे कि अदर स्टेट वाले आके फॉर्म अप्लाई तो करते हैं लेकिन गुजराती भाषा नहीं कर पाते। जैसे पंजाब है तो पंजाबी भाषा दे देगा, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी भाषा दे देगा, महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा दे देगा। तो जिससे अदर स्टेट वाले आके उसमें जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ ही नहीं सकते और फार्म एलिजिबल नहीं कर पाते। लेकिन जो हिंदी स्टेट है वहाँ पे तो हिंदी लैंग्वेज होती, तो इसलिए तो ये अपना बैरियर दूसरे वे में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ लोकल लैंग्वेज, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरह से संविधान के आर्टिकल 16 हमें राइट देता है कि हम फार्म भर सकते हैं। और अगर ऐसा मध्य प्रदेश सरकार करती है तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जैसा कि हम बताएं कि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, 226 नंबर के आर्टिकल आपको राइट देता है, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन हुआ है, जो क्लियरली मेंशन है कि आपको आपके बर्थ प्लेस के हिसाब से इंडिया के पार्शियलिटी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप रिट दायर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ युवाओं का लॉजिक है कि एमपी रोजगार पोर्टल पर सिर्फ यहाँ के रेसिडेंट लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ के रेसिडेंट लोगों के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ का रेसिडेंट्स कौन हो सकता है, तो वो जो डोमिसाइल क्राइटेरिया को फुलफिल करे। तो जिसका परमानेंट डोमिसाइल होगा वो क्या एमपी का होगा, तो इसके बारे में हम समझते हैं डिटेल में। तो जैसे कि यहाँ का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एमपी रोजगार पोर्टल पर अपना अप्लाई करना पड़ेगा। तो एमपी रोजगार पोर्टल में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करके आप यहाँ के रोजगार कार्यालय में, तो इसके बारे में समझते हैं। हु कैन बी रजिस्टर्ड टू एमपी रोजगार पोर्टल, तो रोजगार पोर्टल में कौन एलिजिबल कर सकते अप्लाई करता है। हुज एज लिमिट इन 40 ऑन द पोर्टल इन एज इन एबव द 40 ईयर, तो जिसकी एज 40 ईयर से वो ऊपर हो। उसके अलावा कैन यू अदर स्टेट अप्लाई द एमपीपीएससी, जैसे एमपीपीएससी अप्लाई करना है तो जैसे एमपी के लोग यूपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, राजस्थान पीएससी का अप्लाई करते हैं, बिहार पीएससी का अप्लाई करते हैं, तो सेम प्रोसेस अप्लाई होता है कि यूपी के लोग भी तो एमपी पे अप्लाई कर सकते हैं ना, तो ऐसा तो होना चाहिए। तो फिर समझते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज हर हायर एजुकेशन, जब कैंडिडेट या तो अपनी हायर एजुकेशन जो कि यहाँ से मध्य प्रदेश से कंप्लीट किया हो, इन 10th 12th या मध्य प्रदेश, या ओनली कैंडिडेट हु सेटिस्फाई द एबव द डोमिसाइल रूल आर एलिजिबल टू रजिस्टर द एमपीपीएससी 2021 एग्जाम इन स्टेट, जो कि डोमिसाइल क्राइटेरिया को रूल को सेटिस्फाइड करता है, वो एमपी रोजगार पंजीयन में अप्लाई कर सकता है। तो एमपी डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है, तो इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो रेसिडेंट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो जिसको रेसिडेंट होना चाहिए लास्ट 5 ईयर का। जैसे एलिजिबल फॉर अप्लाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसके पास लास्ट 5 ईयर का जो डोमिसाइल जो मध्य प्रदेश में रहा हो उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बन सकता है। इफ़ ए वुमन डज नॉट हैज ओरिजिनली बिलोंग टू मध्य प्रदेश, अगर कोई महिला ओरिजिनली मध्य प्रदेश की नहीं है बट
married to man who is a permanent resident to Madhya Pradesh, then she will be eligible to apply the resident certificate। तो अगर कोई महिला जो मध्य प्रदेश की नहीं है और वो मध्य प्रदेश के मेन से शादी कर लेती है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो मध्य प्रदेश कि डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 5 साल मध्य प्रदेश में रहने होने का प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या हो सकते हैं, पासपोर्ट हो सकते हैं, वोटर राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, ये सब हो सकते हैं। उसके अलावा हाउस टैक्स रिसिप्ट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर दूसरे स्टेट से आए तो आप अपनी मार्कशीट का भी प्रूफ दे सकते हैं, जिससे कि आपको डोमिसाइल बन सकता है। लास्ट 5 ईयर अगर सपोज कीजिए कि आप एमपी से बीटेक किए हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, एप्लीकेशन हुई प्रोड्यूस टू प्रॉपर्टी डीलेस और पेरेंट एंड ग्रेजुएशन। उसके बाद इन सब चीज़ों को जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं। लेकिन डोमिसाइल किसको रिक्वायरमेंट होता है, जो रिजर्वेशन लेता है उसके लिए। तो आप तो मध्य प्रदेश में, अगर अदर स्टेट के हैं तो आप तो एमपी में जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। यानी आपको 27% यानी 73% तो यहाँ के लोकल लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, रिमेनिंग जो बचता है 27% आप उसमें काउंट होंगे। हो ये एलिजिबल फॉर एमपी रोजगार पंजीकरण। तो एमपी रोजगार पंजीकरण कौन एलिजिबल होगा, क्या एमपी स्टेट के कैंडिडेट या अदर स्टेट के। तो अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और एमपी में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल एमपी रोजगार कार्यालय में जाना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप एमपी और अदर स्टेट बोथ आर एलिजिबल। तो अगर आप दोनों एलिजिबल हैं तो आप आके फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई भी बैरियर नहीं है। अगर ऐसा बैरियर होता तो बिहार में एमपी के लोग नहीं जा सकते। एमपी के लोग अगर बिहार पीएससी नहीं दे पाते, एमपी के लोग कहीं भी नहीं दे सकते, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में बैन नहीं लगाता, ऐसा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद जैसे कि नेता लोग मूर्ख बनाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी आए थे 2018 में, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि लॉ ऑफ इंश्योर इन 70% रिजर्वेशन टू डोमिसाइल इन एमपी प्राइवेट जॉब। तो इस स्टेटमेंट को बोल देने के बाद एमपी के जो युवा हैं वो काफ़ी भ्रमित और नेताओं की बातों को समझ नहीं पाए और लगातार अपने चालों में फंसते रहे और अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ के नेताओं की बातों में पड़े रहे कि एमपी की सारी वैकेंसी सिर्फ एमपी के स्टूडेंट को मिलेगी। जबकि ऐसा हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया कि आर्टिकल 16 जो कि ऐसा राइट ही नहीं देता। भारत एक संघ है और भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जॉब लेने का राइट रखता है। उस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, न ही उसके जाति, धर्म, आधार या उसके जन्म स्थान से। तो इस तरह के नेताएं जो कि बार बार भ्रमित करते रहते हैं और जिस तरह से मूर्ख बच्चे जो कि इन सब बातों में फंसे रह जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरे स्टेट को भगाने में लगे रहते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि अगर मध्य प्रदेश में अगर सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को ही जॉब दिया जाए तो क्या होगा। तो उस तरह से मध्य प्रदेश को अगर बंद कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश के बाकी स्टेट भी तो बंद कर सकते हैं। तो बाकी स्टेट अगर बंद कर दें तो मध्य प्रदेश में तो कोई वैकेंसी ही नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश में अगर वैकेंसी ना आए तो मध्य प्रदेश के युवा क्या करेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछले 11 सालों से टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो 11 सालों से जो टीचर के लिए एलिजिबल हैं क्या वो यूपी में अप्लाई नहीं करते थे, यूपी टेट फिर एमपी टेट। तो अगर वो भी स्टेट बैन कर दिए होते तो वो लोग कहाँ जाते। तो इस तरह से नेताओं की बातों पर मध्य प्रदेश के युवाओं को हमारी पर्सनल सलाह है कि बातों में भ्रमित न हो और जो भी वैकेंसी है इसमें सब एलिजिबल होते हैं और ऐसा कोई भी स्पेशल रूल नहीं होता। उसके अलावा एक और कन्फ्यूजन रहता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 5% अदर स्टेट वालों को मिलेगा। इसका मतलब ऐसा कुछ संविधान है ही नहीं। सिर्फ एक उस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा रहता है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, इन सब की क्राइटेरिया बच जाती है। उसके बाद जो बचते हैं सब, इसके अलावा जो 73% रिजर्वेशन के बाद जो भी लोग बचते हैं वो जनरल में काउंट होते हैं, चाहे वो अदर स्टेट का हो या उसी स्टेट का लोकल ही क्यों ना हो, तो वो जनरल में काउंट होते हैं, न कि अदर स्टेट के लिए कोई भी रूल नहीं आता। तो इस तरह से स्टूडेंट को समझना चाहिए। उसके बाद जैसे कि एमपी रोजगार पोर्टल होता है, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, तो एमपी ऑनलाइन लिमिटेड होता है तो जो कि मध्य प्रदेश के
जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन क्या आप जो लोग बीटेक करते हैं आरजीपीवी से, तो क्या वो इस पोर्टल का यूज़ नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उस पर जो कि ऑनलाइन भर्ती आती है, काउंसलिंग कराई जाती है, उसी काउंसलिंग के थ्रू वो एडमिशन लेते हैं। तो इस तरह से एमपी का जो पोर्टल है उस पर अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं। उस तरह जैसे कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल है। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या है? क्या अदर स्टेट आर एलिजिबल आर नॉट? तो यस, एलिजिबल है। और क्यों एलिजिबल है? पहला लॉजिक नंबर 1 कि आर्टिकल 16, आर्टिकल जो कि 16 है वो हमें राइट देता है, क्योंकि हम किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि जो रोजगार पंजीकरण है वो 5 साल, उस समय वैकेंसी के नोटिफिकेशन के समय 5 साल आपका डोमिसाइल मांगेगा। डोमिसाइल भी अगर उस समय के हिसाब से, जो कि बहुत सारे लोग जो कि अदर स्टेट के हैं जो कि एमपी में जॉब कर रहे हैं और हमारे पहचान के, तो इसलिए उनके पास डोमिसाइल है। और इस तरह से आप, हमारी पर्सनल सजेशन है कि आप फार्म को अप्लाई करिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहकावे और इधर उधर के लोगों से ना आए। तो आवर सजेशन फॉर स्टूडेंट, इफ़ यू बिलोंग टू अदर स्टेट, कॉन्फिडेंटली फिल द फॉर्म एंड क्रैक द एग्जाम एंड यू आर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16। अगर ऐसा कोई स्टेट अगर आपको ऐसा रूल लगाता है तो आप आर्टिकल 16 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो रूल तुरंत ही कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका फंडामेंटल राइट है और आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फाइनली कंक्लूजन यही है कि आप कॉन्फिडेंटली होकर पढ़ाई करिए। उसके साथ ही आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, जिसमें कोड होगा ING50 यूज करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे और स्मार्ट वे में होगी। और परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज में ING50 कोड यूज करें, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। और 50% जो 1000 की टेस्ट सीरीज है वो मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे और सिस्टमेटिक वे में होगी। और नॉन टेक पोर्शन के लिए हमने ऑलरेडी 52 वीडियो बना दिया है, जिस पर से आप हर वीडियो को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं और जिसके अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। और एक ही प्लेलिस्ट है, जिसमें प्लेलिस्ट में 1 by 1 वीडियो है, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट है। दूसरा कोई भी स्टेट आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है। सो आप बेफिक्र रहें और लोगों की बातों को ध्यान न दें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे करते रहें। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।